नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज हम जम्मू से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर आरसपुरा तहसील में लेकर आए हैं और हमारे साथ आज जुड़े हैं कांग्रेस के सीनियर नेता RS चिब, जो 3 दशक से भी ज़्यादा समय से पॉलिटिक्स में है और इस समय की जो DDC इलेक्शंस को लेकर सदगर्मी है, इस पर आज इनसे बात करेंगे। चिब साहब, आप बताइए, इस समय आरसपुरा जो सीट है 16 दिसंबर से यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, क्या देखते हैं आप? यहाँ पर बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं और जम्मू में अगर हम देखें पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो जो आरसपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स की कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्या देखते हैं, किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर अपना कैंडिडेट लेकर आई है? नहीं, मैं पहले इसको स्पष्ट कर दूं कि ये जो आरसपुरा सब डिवीज़न है, इसमें 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, 5 ब्लॉक हैं इसमें। आरसपुरा ब्लॉक है नंबर 1, दूसरा है सुचेतगढ़ ब्लॉक जहाँ बैठे हुए हैं, तीसरा मीरा साहब ब्लॉक और 2 ब्लॉक जो हैं वो बिश्नाह से हैं, ब्लॉक बिश्नाह और ब्लॉक अन्निया। तो ये जिसकी आप रेफरेंस दे रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स, मेरे ख्याल में ये सुचेतगढ़ ब्लॉक है, आरसपुरा ब्लॉक नहीं है ये। तो उसके बारे में, सुचेतगढ़ ब्लॉक के बारे में मैं आपसे बात करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी उनको मैदान में उतारा है और सरदार त्रिलोक सिंह बाजवा जो राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं, उनको हमने कांग्रेस की ओर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी तरीके से दूसरी पार्टियों ने भी अपने अपने लोग उतारे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स एंड ऑल दैट। ये नक्शा है सुचेतगढ़ का। तो सारे आरसपुरा की बात अगर हम करें तो किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर जो है DDC इलेक्शंस को लेकर चल रही हैं? आप यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं काफ़ी देर से कांग्रेस के लिए, तो जो अलग अलग एरियाज़ है, क्या देखते हैं कांग्रेस किस तरीके से यहाँ पर उभर कर आएगी? देखिए, ऐसा है ठाकुर साहब कि जितने भी उम्मीदवार यहाँ उतरे हैं, प्राइमरीली मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ सुचेतगढ़ के बारे में, क्योंकि समा भी बड़ा कम है, समा कम था, बड़ा लेट फैसले भी हुए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आरसपुरा सब डिवीज़न में कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहेगी और सुचेतगढ़ में तो हम सोचते हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि सुचेतगढ़ से कांग्रेस विजयी होगी। तो जिस तरीके से TS वाजवा साहब को आपने कैंडिडेट बनाया है, क्या लगता है आपको? PDP से निकलकर वो कांग्रेस को ज्वाइन किया उन्होंने और उसके बाद उनको डायरेक्ट टिकट मिल गई कांग्रेस में। एक तरफ गुपकार अलायंस जिस तरीके से बना, गुपकार गैंग का नाम इसे दिया जाता है, महबूबा मुफ्ती को स्पेशली टारगेट किया जाता है, फारूक अब्दुल्ला को टारगेट किया जाता है। तो आपको नहीं लगता था कि PDP से निकले हुए व्यक्ति को आप जब कैंडिडेट बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसमें आपको उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा या कांग्रेस मजबूती से आएगी? बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए कि त्रिलोक सिंह बाजवा ने अपना त्यागपत्र दिया PDP से उस समय जब महबूबा जी ने कहा कि तिरंगे जो नेशनल फ्लैग था हमारा, उसके बारे में उन्होंने कहा, नेगेटिव अपने विचार रखे। तो उस चीज़ को लेकर के त्रिलोक सिंह बाजवा जी हमारे साथ आए हैं और उन्होंने कहा कि जो जमात, जो पार्टी हमारे नेशनल फ्लैग की इंसल्ट करती हो या उसको नहीं मानती हो, हम उस पार्टी में नहीं रहना चाहते। तो लोगों में एक इस कदम का जो बाजवा साहब ने उठाया, PDP को छोड़ा, तो उसकी प्रशंसा है। तो ये तो उन्होंने पहले छोड़ दिया था। जब इन्होंने छोड़ दिया तो कांग्रेस पार्टी ने ही इनको अप्रोच किया कि जब आपके ये विचार हैं, आपके जो नेशनलिस्ट व्यूज़ हैं, उसको देखते हुए अगर आप कांग्रेस में आना चाहें तो आइए। और कांग्रेस ने खुद इनको लाया है और यहाँ तक इनके कंटेस्ट करने का संबंध है, ये मानते भी नहीं थे और ये मुझे फोर्स करते थे, लेकिन मैंने तो साफ इनकार किया कि मैं कंटेस्ट नहीं करूँगा। तो जब श्यामलाल चौधरी ने फैसला किया BJP की ओर से यहाँ चुनाव लड़ने का, तो फिर हमने एक मजबूत
उम्मीदवार के तौर पर भाजपा साहब को देखा, इनसे पार्टी ने रिक्वेस्ट करी और उसकी वजह से इनको हमने अपना कैंडिडेट बनाया। इसलिए इनकी जो पीडीपी की बैकग्राउंड है उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है, अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात की जाए, कांग्रेस इस समय कहाँ पे स्टैंड कर रही है? पूरे नेशन में भी आप 3 दशक से भी ज़्यादा समय से कांग्रेस में, अलग अलग पार्टीज़ में भी थे, कांग्रेस में आपने काफ़ी समय से आप पॉलिटिक्स में रहे। क्या लगता है कांग्रेस इस समय कहाँ पर, उनकी स्थिति कहाँ पर है? जिस तरीके से अगर यहाँ पर पूर्व जो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पर आज़ाद साहब, उनकी स्टेटमेंट जब आती है कि जो कांग्रेस में जिस तरीके की गुटबंदी होती है वहाँ पर सुनवाई नहीं होती उन लीडर्स की जो जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी दे दी है कांग्रेस के लिए, तो उस समय में आपको क्या लगता है, किस तरीके की फीलिंग आती है कि कांग्रेस में रहते हुए इतना समय आपने दिया, और क्या देखते हैं आप? देखिए, नेशनल लेवल पर कांग्रेस कैसे देखती है अपनी पार्टी को इस देश में चलाने के लिए, मैं समझता हूँ कि मैं स्टेट लेवल पर कांग्रेस से कार्य करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मुझे कमेंट करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई भी नेता, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, चाहे दूसरे लोग हों जो नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, उनके जो विचार हैं उस पर कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी जिस तरीके से सियासत तो ऊपर से ही आती है, जिस तरीके से अगर आपके प्रेसिडेंट वहाँ पर इलेक्ट करने में इतना समय लग जाता है, दोबारा से मजबूरी बनती है कि सोनिया गांधी को ही दोबारा से प्रेसिडेंट बनाया जाए, तो क्या लगता है आपको कि उसका असर तो स्टेट पर भी पड़ता है, जम्मू कश्मीर यूटी पे भी पड़ता है? यहाँ पर भी अगर एक कांग्रेस का धड़ा बना होगा, वही लीडर सामने आने को देखने को मिलते हैं, जो लीडर जो है जिनकी पार्टी में अच्छी चलती है वो लीडर को दरकिनार किया जाता है, जिनके थोड़े से विचार अलग हों आपके जैसे। देखिए, टॉप लीडरशिप को स्टेट की लीडरशिप से डील लिंक नहीं किया जा सकता। मैं आपके साथ सहमत हूँ कि बात ऊपर से चलती है और नीचे तक आती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि डेमोक्रेसी में या किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी में, बीजेपी को ले लें, बीजेपी में गुटबंदी है, लेकिन विचारधारा एक ही होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये आपने प्रश्न किया है, यहाँ कोई ऐसी गुटबंदी की बात नहीं है, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आदमी सोचने लगता है कि शायद ये गुटबंदी की वजह से है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो है वो यूनाइटेड है, कांग्रेस इकट्ठी है, और कांग्रेस की जो एक जो विचारधारा जिस पर कांग्रेस चल रही है, एक हिस्टोरिकल पार्टी है ये। कांग्रेस का इतिहास एक बहुत लंबा इतिहास है, संघर्ष से भरा हुआ इतिहास है, और स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस ने एक बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया, आप जानते हैं। तो आज भी कांग्रेस यूनाइटेड है, और कांग्रेस अपने एजेंडा पे, अपने जो उनका मकसद है, देश की सेवा, देश के लोगों की सेवा, देश की एकता और अखंडता, देश को इकट्ठे रखना, भारत की सीमा को सुरक्षित रखना, कांग्रेस आज भी उस पर चल रही है। मगर कहीं ना कहीं नए चेहरों को जगह देना ये भी तो एक ज़रूरी है। अगर पार्टी को लंबे समय के लिए अगर देखा जाए, अगर उनका अगर माइंडसेट हो कि भाई नए चेहरों को जगह दी जाए, आपको लगता है कांग्रेस में अभी कहीं ना कहीं परिवारवाद जो है वो ज़्यादा हावी हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, नए चेहरे तो आ ही रहे हैं। कांग्रेस का यूथ विंग है, कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है, और वहीं से उभर करके लीडर आगे आते हैं। लेकिन आपका इशारा जिस तरफ है, जो आप इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो लोग बड़ी देर से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक परिवार से हों या कहीं से हों, जिनकी जमात में मान्यता है, जो कांग्रेस के इतिहास से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कांग्रेस के इतिहास को ज़िंदा रखने के लिए बलिदान दिए हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग उभर करके पार्टी में आगे आते हैं और पार्टी को चलाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि कांग्रेस नए चेहरों को चांस नहीं देना चाहती। कांग्रेस जो है वो नए चेहरों को बाकायदा एक सिस्टमेटिक वे से धीरे धीरे यूथ से लेकर के ऊपर तक कांग्रेस चलती है, और लोग ऊपर पहुंचते हैं। तो एक मेरा प्रश्न ये भी रहेगा कि काफ़ी समय से आप जो है वो पॉलिटिक्स में है, मगर जितना जगह आपको स्पेस मिलना चाहिए पार्टी में, उतना स्पेस आपको लगता है कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा है, या आप खुद थोड़ा साइडलाइन होकर बैठे? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं साइडलाइन नहीं हूँ।
मैं इसी प्रदेश कांग्रेस में मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा बड़ी देर, मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा बड़ी देर। लेकिन ये एक सिस्टम है प्रदेश कांग्रेस की, जो कमेटियां बनती हैं तो उसमें नए नए लोगों को लाया जाता है, दूसरे लोगों को थोड़ा सा बीच में रस दी जाती है। मैं डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर हूँ और मैं कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी हूँ। तो ऐसा नहीं कि मुझे कांग्रेस ने स्पेस नहीं दी है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ पिछले 8-10 साल से देश में ऐसे चल रही हैं कि उन परिस्थितियों में, उन हालात में शायद जमात की या पार्टी की कुछ सिचुएशंस होती हैं, कंपल्शंस होती हैं, जिनमें उनको सबको साथ चलाना पड़ता है। तो जो लीडर कांग्रेस को छोड़ कर गए आप ही के सामने, और आप ही के साथ उन्होंने काफ़ी देर काम भी किया, क्या लगता है कि जिस तरीके से अपनी पार्टी सामने आई है और इस समय वो काम कर रही है, आप क्या देखते हैं उनको? क्या इस जो अभी डीडीसी के इलेक्शंस हो रहे हैं, कहाँ पर वो स्टैंड करते हैं? देखिए, पार्टी को छोड़ना, पार्टी को बदलना, दूसरी पार्टी में जाना, ये हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश का, इसमें ये बड़ी आम सी बात हो गई है। और विशेषकर मैं कहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से ये फिनोमेना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं कहूँगा इसमें छोड़ना, किसी को लेना, फिर उसको अच्छा स्थान देना, ये सबसे ज़्यादा जो सिचुएशन है ये भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ चालू की है। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि भाई इधर से जाना, उधर से जाना, और फिर नई पार्टी जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी बनी है, उस पार्टी का मकसद है, उस पार्टी ने, जैसे हमने पढ़ा मीडिया में, जैसे हम जानते हैं कि पार्टी कैसे बनी, वो स्टेट रोड की बात करते हैं कि स्टेट रोड वापस होना चाहिए, तो कांग्रेस भी तो कहती है, हमारा भी ये एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर एक भारत का ताज रियासत है, और एक प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाना ठीक नहीं है। तो हम भी कहते हैं इसको स्टेट हुड मिलना चाहिए। बल्कि इसके साथ साथ हमारी और भी डिमांड्स हैं। इन्होंने, बीजेपी ने जो कुछ ऐसे कानून लाए हैं, जो मिसाल के तौर पर पहले डोमिसाइल से शुरू किया, अब कहते हैं कोई भी यहाँ ज़मीन खरीद सकता है। और इसी तरह जो जॉब्स के बारे में है, तो ये 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम हैं। एक तो हम कहते हैं कि स्टेट होल्डर जो वापस होना चाहिए, स्टेट वापस बननी चाहिए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं रहनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो यहाँ जो बाहर के लोग आ रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और ये डोमिसाइल का मसला, जो डोमिसाइल लोग हैं उसके तरीके से होना चाहिए। और तीसरा, हमारे नौजवान लोग जो उनके जॉब्स किस हिसाब से वो सुरक्षित रहने चाहिए। तो अभी जो मसला सबसे ज़्यादा गरमाया है जम्मू कश्मीर में, वो है रोशनी स्कैम का, और बीजेपी ने इसी रोशनी स्कैम के बीच में ही अपना विजन डॉक्यूमेंट भी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही निकाला है, जिसमें 20 पॉइंट के एजेंडा रखा गया है। सबसे मेन एजेंडा उनका उसमें ये था कि ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ फॉर इंक्रोचमेंट्स। और रोशनी स्कैम में आपने देखा 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो है उसमें स्कैम हुआ है, और बड़े बड़े मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। अब तो सभी पार्टीज़ उसमें इन्वॉल्व हैं, इवन आपकी कांग्रेस पार्टी के भी बड़े बड़े सीनियर नेताओं के नाम हैं उसमें। तो उस पर क्या टेक है आपका? और बीजेपी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहती है कि फ़ारूक अब्दुल्ला की जो कोठी जम्मू में बनी है, वो उनका एलिगेशन ये है कि वो इनक्रोच किया हुआ एरिया है, और अगर उनकी सरकार आती है या जिस भी तरीके से अगर वो वहाँ पर अगर वो इनक्रोचमेंट पाएगी तो उसे गिरा दिया जाएगा। तो क्या कहते हैं? देखिए, सवाल आपका बहुत लंबा है। इसका शॉर्ट आंसर है कि ये जो रोशनी, उसको स्कैम कह लें या रोशनी की एक स्कीम थी, ये गवर्नमेंट का फैसला था, ये जो इसकी इंक्वायरी हो रही है, इस इंक्वायरी को ऑर्डर किया है जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं। वो सीबीआई से इंक्वायरी कर रही है, तो कैसे इंक्वायरी कर रही है, क्या कर रही है, कोर्ट ने कैसे फैसला दिया, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगा। मगर जो नेताओं के नाम सामने कर रही है, वो तो आपको पता होगा कि हर दिन नए नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। खैर, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जो हाई कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर करी है, तो इंक्वायरी में ऑब्वियसली उनके सामने कुछ ना कुछ एविडेंस आ रहा होगा। तो उस एविडेंस की बुनियाद पर ये नाम बाहर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं,
कैसे ये पब्लिक किए जा रहे हैं। शायद कोर्ट का ये फैसला था कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हों, जैसे जुड़े हों, उनको पब्लिक किया जाए, लेकिन इस पर कमेंट देना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो इस समय आप क्या देखते हैं, गुपकार गैंग कहा जा रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस इस समय उनको सपोर्ट भी कर रही है। कांग्रेस सब ऑफिशियली तो नहीं मानती है, मगर वो तो ओपनली सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी के साथ लड़ेंगे? देखिए, बीजेपी ने एक शोर मचाया पिछले दिनों से, जब ये गुपकार रोड पर जो फारूक साहब का रेजिडेंस है, वहाँ जब कश्मीर बेस्ड पार्टी की मीटिंग हुई, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी अलायंस कर लिया। हमारी कोई अलायंस नहीं उनके साथ। कांग्रेस की हाईकमांड ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से क्लियर किया है कि हमारी कोई अलायंस नहीं है, वरना ये कह सकते हैं कि ब्लॉक लेवल पर हमने लाइक माइंडेड पार्टी के साथ एडजस्टमेंट्स करी हैं। हमारी एडजस्टमेंट्स एनसी के साथ भी कहीं हुई है, हमारी एडजस्टमेंट बीएसपी के साथ भी हुई है, सीपीएम के साथ भी एडजस्टमेंट करी, पैंथर के साथ भी हमने एडजस्टमेंट करी। और मिसाल के तौर पर ये सुचेतगढ़ ब्लॉक, यहाँ हमारे त्रिलोक सिंह बाजवा जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट भी है, हमारे दूसरे ब्लॉक्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। तो ये इसका मकसद ये है कि हमारी कोई अलायंस नहीं है, हमने सिर्फ लोकल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर एडजस्टमेंट्स करी हैं विद लाइक माइंडेड पार्टीज़। और इसका मैं ये कहना चाहूँगा, आप देखें कि ले में जो ले हिल एरिया डेवलपमेंट काउंसिल है, उस काउंसिल को चलाने के लिए बीजेपी ने एनसी के साथ अलायंस करी है, जो एडजस्टमेंट करी है। तो अगर कांग्रेस एडजस्टमेंट करे, पैंथर से करे, एनसी से करे, दूसरी पार्टियों से करे, तो वो कांग्रेस जो है वो उसको ये कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है, इनके साथ जुड़ रही है। तो जब वो अलायंस करें करगिल में, उनके एमपी ने कहा है कि जो अलायंस हमने करगिल में करी है, नामग्याल ने कहा कि ये जो अलायंस हमने करगिल में करी है ये नेशनल इंटरेस्ट में करी है, तो वहाँ उनका नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि हमने भी कहीं कहीं ब्लॉक लेवल पर जो एडजस्टमेंट करी है, हम भी ये कहते हैं कि हमने इस इंटरेस्ट में करी है कि ताकि इकट्ठे मिल कर के बीजेपी को हम हरा सकें और जो हमारा एजेंडा है उसको हम उसमें कामयाब हों। तो आप इस समय जब यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं रूरल एरिया में, आरसपुरा में, तो क्या लगता है आपको कि फार्मर का प्रोटेस्ट जिस तरीके से चल रहा है दिल्ली में, उसका असर यहाँ पर होगा? कि आपको लगता है कि यहाँ पर जो है फार्मर्स है वो उस तरीके से उग्र नहीं है जिस तरीके से वहाँ हो रहा है, उसका असर क्या? देखिए, किसान आंदोलन का असर तो सारे देश में है, लेकिन हमारा प्रदेश जो है वो इसलिए यह कम नज़र आता है कि यहाँ लैंड होल्डिंग लोगों के पास बहुत कम है, ये बड़े बड़े किसान नहीं हैं, और यह एमएसपी का कंसेप्ट नहीं है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका कंसेप्ट यहाँ नहीं है। बहरहाल जो अगर बाकी देश में अगर हम देखें तो ये जो उन्होंने ये जो कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हमने रखा है, ये सिर्फ एक ढोंग है, ये दिखावा है। दूसरा, जो इन्होंने एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट जो है जिसके तहत होर्डिंग नहीं की जा सकती थी, उसको भी इन्होंने हटा दिया। तो अब तो बड़े बड़े लोग जो हैं उसकी होर्डिंग करेंगे। और इसी तरीके से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो इसका जो प्रभाव है वो सारे देश में है और यहाँ भी है। किसान, देखिए, आज आप मीडिया से संबंध रखते हैं, आज किसान रात को कोई ऐसा किसान नहीं जो चैनल नहीं देखता, जो टीवी नहीं देखता, जो अखबार नहीं पढ़ता। तो ऑब्वियसली किसान होने के नाते उन किसानों के साथ इन किसानों की भी हमदर्दी है, तो जाहिर है कि उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जो है यहाँ ट्रैवल करेगा, पर्कुलेट करेगा, और यहाँ भी उस किसान आंदोलन का असर होगा। तो किसान चाहेंगे कि हम बीजेपी को वोट नहीं दें और हम एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो इसकी अपोजिशन कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ का किसान जो है वो हमारे कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उसको वोट देगा और कांग्रेस को विजयी बनाएगा। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि देश भर में जिस तरीके की सियासत इस समय हो रही है, छोटे छोटे इलेक्शंस के लिए भी बड़े बड़े नेता आजकल आप देख रहे होंगे, हैदराबाद में अमित शाह कल रैली कर रहे थे, उससे पहले योगी आदित्यनाथ गए, उससे पहले बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। जम्मू में भी डीडीसी इलेक्शंस के लिए चीफ मिनिस्टर आते हैं यहाँ पर
अनुराग ठाकुर यहाँ पर आते हैं, वो यूनियन मिनिस्टर हैं। तो क्या लगता है आपको कि इतनी बड़ी बड़ी रैलीज़ अब हो रही हैं, जब डीडीसी इलेक्शंस या किसी म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस के लिए इस तरीके से हो रही है, तो कितना चेंज आया है? क्योंकि आप भी 30-35 साल से पॉलिटिक्स में हैं, तो कितना चेंज आया है आपको? शुरुआत किसने की? शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी से हुई। ये एक प्रथा रही है, ट्रेडिशन रही है। जब जब भी बाई इलेक्शन होती थी तो प्रधानमंत्री उसमें कैंपेन करने नहीं जाता था। कांग्रेस के समय ये एक इट वाज कस्टमरी दैट प्राइम मिनिस्टर विल नॉट कैंपेन इन द बाई इलेक्शंस। बट बड़े बड़े लीडरों को लाना, प्रधानमंत्री को लाना, होम मिनिस्टर को लाना, ये किसने शुरू किया? मैं मिसाल के तौर पर, हमारा मीर साहब ब्लॉक है, जहाँ छोटा सा ब्लॉक है, 15, 20, 25 पंचायतें हैं उसमें। अब उस ब्लॉक में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जनरल बीके सिंह जी जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने उसका फॉर्म भरवाया। और इसी तरीके से हमारे ब्लॉक में श्याम चौधरी जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उसकी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अनुराग ठाकुर जी यहाँ पहुँचे, साथ में बीजेपी का प्रेसिडेंट भी यहाँ पहुँचा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस, देखिए हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने बलबूते पर। हमारा तो प्रेसिडेंट भी कश्मीर में बैठा हुआ है, वो अपने इलेक्शन भी देख रहा है। यहाँ जो दूसरे हमारे जनरल सेक्रेटरीज हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जो हम लोग हैं, अब फॉर एग्जांपल मेरा जो ये ब्लॉक है सुचेतगढ़ है, मैं खुद देख रहा हूँ इसको। हमने खुद नॉमिनेशन फाइल करी एंड आई विश यू कुड हैव कम ऑन दैट डे, और देखा होता आपने। तो मेरा कहने का मतलब है ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, और ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए इट्स ये अनफॉर्चुनेट है और डैमेजिंग होगा ये कि एक पंचायत इलेक्शन में भी आपका यूनियन मिनिस्टर आ रहा है, आपका होम मिनिस्टर आ रहा है। मैंने वहाँ देखा, कुछ दिन पहले टीवी पर देख रहा था, शायद कल ही, हैदराबाद में जो वहाँ वो जो कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया वहाँ। अब बताइए, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर, इतना इम्पोर्टेंट स्टेट उत्तर प्रदेश, उसका मुख्यमंत्री जो है वो वहाँ रोड शो कर रहा है कॉरपोरेशन इलेक्शन में। तो ये सारी शुरुआत, जो गलत चीज़ों की शुरुआत हो रही है, ये बीजेपी ने करी। एंड दिस इज़ डेंजरस फॉर द कंट्री, दिस इज़ डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी, एंड दिस इज़ डेंजरस फॉर द डेमोक्रेटिक सेटअप। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आरएस चिप, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और 35 साल से भी ज़्यादा समय से ये पॉलिटिक्स में थे, और पूरी डिस्कशन आज इस पे हो रही थी कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इलेक्शंस हो रहे हैं, और आरसपुरा में जिस तरीके से कांग्रेस अपने कैंडिडेट जितने भी खड़े किए हैं, इन्हें उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स, डीडीसी के इलेक्शंस के रिज़ल्ट जब आएंगे तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स इस बार लाएगी। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।